हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त और वृत्त की अवधारणा। हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ लिया है और इसके बाद हम लोग वृत्त की अवधारणा को पढ़ेंगे। जैसे बंद आकृति की बात करते हैं। बंद आकृति में हमने कल त्रिभुज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? त्रिभुज। ठीक है। और त्रिभुज में बताए थे कि कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए जो बंद आकृति का निर्माण करती हैं, और ये बहुभुज के परिवार का हिस्सा है। किंतु भुजा के अलावा एक कर्व, ये छोटे छोटे इसको वक्र बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ये हमारा क्या करता है, इससे भी आकृति घेरा सकते हैं। ये कोई एक भुजा नहीं है। ठीक है। तो वृत्त को हम परिभाषित कैसे करेंगे, वृत्त की अवधारणात्मक समझ कैसे पैदा करेंगे, इसके लिए देखिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु ले लिया और एक डोरी से यहाँ पे रस्सी बांध लिया, यहाँ पर एक पेन लेके बांध लिया और पेन से ऐसे 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 एक गोला हमने बना दिया। तो ये जो निशान बनकर तैयार हो रहा है, ये जो आकृति बनकर तैयार हो रही है, ये हमारी वृत्त कहलाएगी। ठीक है। या फिर हम ऐसे कहें कि एक पॉइंट ले लिया, इस पर हमने एक रस्सी बांध कर एक पेन ले लिया और यहाँ पर ढेर सारे ऐसे 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 बिंदु बनाते चले जाए, लाइन से बिंदु बनाते चले जाए, तो एक ये वृत्त का निर्माण हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? वृत्त का निर्माण हो जाएगा। हमें करना क्या है, कि हमें करना क्या है, जैसे आप समझ सकते हैं कि परिभाषा इसकी जो आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक फॉर्म में। ठीक है। ये तो वृत्त कैसे बन रहा है ये दिखा रहे हैं। किसी बिंदु से, ठीक, एक निश्चित दूरी पर उस बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। किसी बिंदु से, मान लीजिए बिंदु ये ओ है ए। ठीक। अब इस बिंदु को हमको ट्रेवल कराना है, मतलब यात्रा करानी है, और ऐसे पथ पर यात्रा करानी है कि इससे दूरी हमारी हमेशा बराबर रहे। चलिए, इस बिंदु को हम इधर ऊपर की तरफ यात्रा कराते हैं, इस बिंदु को हम ऊपर की तरफ यात्रा कराते हैं, तो ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जैसे बिंदु यहाँ पहुंचेगा, ये दूरी आप देख रहे हो बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। अगर इसी बिंदु को हम नीचे की तरफ यात्रा कराएं और यहाँ पहुंचा दें, तो ये दूरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? इससे ज्यादा ये दूरी लग रही है ना। तो हमारा ये जो दूरी है, ये मेंटेन होने के लिए क्या करेगा, ये सीधा ना जा करके ये इधर घूम जाएगा, और ये दूरी भी आपकी मेंटेन रहेगी, बराबर रहेगी। इधर घूम जाएगा, ये दूरी भी मेंटेन रहेगी। जो दूरी ये रहेगी वही दूरी ये भी रहेगी। ये दूरी भी मेंटेन रहेगी, ये दूरी भी बराबर रहेगी, ये दूरी भी बराबर रहेगी। ऐसे करते करते और फिर से अपने पुराने स्थान पर वो पहुंच जाएगा। और देखेंगे कि हर बिंदु ये, चाहे बिंदु यहाँ पर हो, 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 चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, हर जगह पर दूरी इसकी एक जैसी है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदु का जो पथ होता है वो हर जगह समान रूप से ट्रेवल करे और दोनों बीच के बिंदु की दूरी न बदलने पाए, तो जो हमको पाथ या रास्ता मिलता है, जो पथ मिलता है, उस पथ को या उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, वृत्त कहते हैं। किसी पॉइंट को एक केंद्र मान करके एक निश्चित दूरी से किसी बिंदु का बिंदुपथ बनाया जाए, और बिंदुपथ का जो दूरी है बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। इस बिंदु का जो पथ है, यहाँ पर जो बिंदु हमने पी मान लिया, वो दूरी देखिए बदल नहीं रही है कहीं। ओ से दूरी जो है बराबर है। ओ से जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर है, वही दूरी यहाँ पर है, वही दूरी यहाँ पर है, वही दूरी यहाँ पर है। तो इस तरह से जो हमारी आकृति बनकर तैयार हुई, ये क्या कहलाती है? बंद आकृति वृत्त कहलाती है। ठीक है। अब बात आई कि जिस चीज को हम केंद्र मानते हैं, ठीक, बिंदु को, वो हमारा वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक। अब बात आती है कि जितनी दूरी से हम बिंदु को दौड़ाते हैं या ट्रेवल कराते हैं या यात्रा कराते हैं, ये जहां से हम जो दूरी लेकर के घुमाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक। और
ये जो वृत्त के अंदर का क्षेत्र है, ठीक है, जैसे एक डायग्राम में आप देखिए, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, ये हमारा केंद्र O है, ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया A, यहाँ ले लिया B, यहाँ ले लिया C, यहाँ ले लिया D, यहाँ ले लिया E और यहाँ ले लिया F। ये देखिए मैंने 6 बिंदु ले लिए A B C D E F। इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि जो बिंदु वृत्त के अंदर है, कहाँ पर है, वृत्त के अंदर है, वो हमारे वृत्त के अंतः क्षेत्र के बिंदु कहलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु A और बिंदु B वृत्त के अंतः क्षेत्र में है, बिंदु E और बिंदु F वृत्त से बाह्य क्षेत्र में है, और बिंदु C और बिंदु D वृत्त पर ही स्थित है। 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें कब पॉसिबल होंगी? अगर OP देख रहे हैं, OP क्या है, हमारी रेखाखंड OP क्या है, त्रिज्या है। OP क्या है, त्रिज्या है। अगर कोई बिंदु, ठीक है, इसको हम मिलाते हैं सबको, O से B को मिला दिया, O से A को मिला दिया, O से E को मिला दिया, O से F को मिला दिया, O से D को मिला दिया, O से C को मिला दिया। अगर OP हमारी, मतलब त्रिज्या हमारी OB और OA से, ठीक है, छोटी है, जाहिर सी बात है OP जो है, ये त्रिज्या जो है, ये हमारी OA और OB से, OA और OB से क्या है, बड़ी है। ये देखिए बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये सारे बिंदु क्या कहते हैं, बिंदु A बिंदु B कहाँ पर है, वृत्त के अंदर है। और अगर O से E की दूरी त्रिज्या से ज्यादा है तो ये कई कह सकते हैं कि बिंदु E हमारा वृत्त के बाहर है। OF की दूरी अगर त्रिज्या से बड़ी है तो बिंदु हमारा कहाँ पर है, वृत्त के बाहर है। और अगर OD को देख लें, ये जो OD है और OC है, ठीक, OC और OD की दूरी त्रिज्या के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये C और D बिंदु कहाँ पर है, वृत्त पर है। तो 3 तरह के केस बनते हैं, इसके 3 क्षेत्र बनते हैं वृत्त के, कौन कौन से आप समझ लीजिए, ठीक है। जो बिंदु अंदर लाई करेंगे वो अंतर क्षेत्र के बिंदु होंगे, जो बिंदु बाहर लाई करेंगे वो बाह्य क्षेत्र के होंगे, जो बिंदु वृत्त पर ही लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वृत्त पर स्थित है। ठीक, ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब देखिए आप, हमने देखा कि केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला देते हैं। अगर एक ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दिए, क्या कर दिए, मिला दिए। तो इसको जब मिला देंगे तो ये हमारी त्रिज्या होती है, पता है त्रिज्या होती है। अगर इसी त्रिज्या को केंद्र से दूसरी तरफ बढ़ाते हुए वृत्त के दूसरे बिंदु को मिला दें तो ये पूरी दूरी हमारी क्या बन जाती है, व्यास बन जाती है। क्या बन जाती है, व्यास, जिसको डायमीटर कहते हैं। आधी दूरी ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, व्यास। तो हम कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। इसका संबंध कैसे दिखाएंगे, त्रिज्या को हम लोग अंग्रेजी भाषा के आर से दिखाते हैं, त्रिज्या को अंग्रेजी भाषा के आर से डिनोट करते हैं, और व्यास को अंग्रेजी भाषा के डी से डिनोट करते हैं। और हम लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या कह सकते हैं कि d बराबर 2r, 2 इंटू r, d बराबर 2r। ठीक, और अगर r निकालना हो तो r बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा d/2, या हम कह सकते हैं कि ऊपर देख लीजिए, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा। ठीक, जो पूछेगा हम वो चीज बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमने 4 चीज पढ़ी। वृत्त का केंद्र, जिसको हम केंद्र मानकर जो त्रिज्या दूरी लेकर के, एक निश्चित दूरी लेकर के जो घेरा बनाते हैं, चाप लगाते हैं, वो वृत्त बन जाता है। ठीक, वृत्त के 3 क्षेत्र हैं, एक अंतर क्षेत्र, एक बाह्य क्षेत्र और एक वृत्त पर खुद का क्षेत्र। ठीक है, केंद्र से
परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से होते हुए अगर दूरी हम बढ़ा दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और दोनों का जो संबंध है वो आपको बता दिया गया है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक शब्द आता है वृत्त में, यहाँ पर पॉइंट ए पर एक आदमी है, ठीक, जिसका सेंटर है, केंद्र है। हम कहें कि यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करे और इस पर परिक्रमा शुरू कर दे, चक्कर लगाना शुरू कर दे। तो ऐसे चलते 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 जब फिर से ए पर पहुंच जाएगा तो एक चक्कर पूरा कर लेगा ना। इस रास्ते पर, इस पाथ पर एक चक्कर जो पूरा किया, जितनी दूरी चला वो दूरी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिधि। और इसको हम लोग हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में लंबाई के मापक में मापते हैं, ठीक है। तो ये जो वृत्त का किनारे का घेरा होता है ये हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और परिधि में इसका फार्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई r। 2 क्या होता है, गिनती होती है, पाई का मान होता है 22/7 और r होती है त्रिज्या, ठीक। ये हमारा परिधि निकालने का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला होता है। परिधि मतलब घेरा। जैसे कोल्हू का आप बैल देखे होंगे, जब गन्ना पेराई होती है, गन्ने के जूस निकालते हैं गुड़ बनने के लिए, तो बीच में वो मशीन गाड़ी रहती है और किनारे साइड पे बैल बंधे रहते हैं और बैल ऐसे इस पर ऐसे 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 चक्कर लगाते रहते हैं। जो एक चक्कर लगाते हैं तो परिधि हमारी, एक चक्कर पूरा हो गया तो वो वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं वृत्त की परिधि का कॉन्सेप्ट। ये जो किनारी घेरा होता है, वृत्ता घेरे के जो परिमाप होता है, वृत्ताकार जो घेरे का जो लंबाई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, परिधि, परिधि, ठीक है, पैरामीटर, पेरीमीटर। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगली शब्दावली। ये हमारा वृत्त है, केंद्र हमारा ये। वृत्त पर स्थित, अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित, यहाँ पर वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को, मान लीजिए ए है और ये बी है, मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इसको इससे मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीवा। वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपस में क्या कहलाएगी, जीवा। चलिए हम एक बिंदु लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं, इसको मिला दीजिए तो ये भी क्या कहलाएगी, जीवा। तो किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है या रेखाखंड जो होता है वो क्या कहलाता है, जीवा। क्या कहलाता है, जीवा। इसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड, जीवा, ठीक है, ये होती है जीवा। अब बात बताइए, अगर हम कहें कि भाई ए से बी को मिला रहे हैं, सी से डी को मिला रहे हैं ना, तो क्या हम कोई रेखा ऐसी भी खींच सकते हैं जो केंद्र से होकर जाए और मिलाए। जैसे हम कह दिए पी और क्यू। अभी हमने पढ़ाया कि एक वृत्त में केंद्र से होकर ऐसे, इधर त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या, ये केंद्र है, ठीक है। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास, जो केंद्र से होकर के जाता है। व्यास कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो यदि कोई जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो वो व्यास कहलाएगी। समझ में आ गया। ये भी हम कह सकते हैं कोई जीवा व्यास, कोई जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से, केंद्र से होकर जाती है, तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और ये भी कहा जा सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, और वो हमेशा केंद्र से होकर जाती है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, ठीक। इसको हम कह देते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जीवा जो होती है वृत्त की, वो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, ठीक है, जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। देखिए एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा, दो हिस्सों में बांट रहा है।
अब बात आती है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। कभी आपने सोचा है? एक वृत्त में दूसरा वृत्त ये है और एक तीसरा वृत्त हम बना रहे हैं। तीसरा वृत्त ये हम त्रिज्या के लिए खींच रहे हैं, ये हम व्यास के लिए, और ये हम जीवा के लिए। बात को समझिए, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है जो कि आपको आएगी जरूर। हमने एक त्रिज्या इधर खींचा, एक त्रिज्या इधर खींचा, एक त्रिज्या इधर खींचा, एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर। सभी त्रिज्या की लंबाई समान होगी क्योंकि वो दूरी जो बिंदु पथ बना था वो बिंदु की दूरी बदलती नहीं है। ठीक है, तो सभी त्रिज्याओं की दूरी केंद्र से परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी, मान लो केंद्र ये O है तो यहाँ पे कोई बिंदु P है, इसकी दूरी भी सेम होगी, Q की भी होगी साथ में, ठीक है, S की भी होगी, तो सभी दूरी एक समान होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और एक वृत्त में केंद्र से कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। कितनी? असंख्य त्रिज्याएं, इसको याद रखिएगा, असंख्य त्रिज्या खींची जा सकती है। सेम इसी तरह व्यास कितने खींचे जा सकते हैं? व्यास, सभी व्यास की लंबाई भी बराबर होती है। जब त्रिज्या की बराबर होगी तो व्यास की बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही व्यास कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में अनंत व्यास भी खींचे जा सकते हैं केंद्र से होकर के। बात समझ आ गई ना? अनंत, असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं, असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। अब आई जीवा की बात। जीवा, व्यास भी जीवा है, लेकिन हम व्यास को छोड़ करके जीवा की बात कर रहे हैं। देखिए, दो बिंदु है, इससे इसको मिला दिए तो ये हमारी एक जीवा खींच गई, इससे इसको मिला दिए ये हमारी दूसरी जीवा खींच गई, इससे इसको मिला दिए ये हमारी तीसरी जीवा खींच गई, इससे इसको मिला दिए चौथी खींच गई, इससे इसको मिला दिए पांचवी खींच गई, इससे इसको मिला दिए छठवीं खींच गई। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त में जीवा भी असंख्य खींची जा सकती है, असंख्य, लेकिन सभी जीवा की लंबाई एक समान नहीं होगी, या होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। त्रिज्या में वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई एक समान होगी, वृत्त के सभी व्यास की लंबाई एक समान होगी, ठीक है, एक वृत्त के अंदर। और जीवा की लंबाई समान हो चाहे ना हो, ये हमारे दिए गए माप पर डिपेंड करता है। बस समझ में आ गई तीनों का। और वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो गोला प्रकार होता है उसमें एक बिंदु पे ऐसे रखे और ऐसे करके हमने एक इतना दूर खींचा, तो जो ये दूरी हमने तय की यहां से यहां तक, ये हमारा कहलाता है चाप। क्या कहलाता है? चाप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। ये हम दूरी लिए थे त्रिज्या की, यहां से मान लीजिए, और इसको जो से खींचे ये हमारा क्या हो गया? आर्क हो गया। और अगर इसी को हम पूरा ऐसे खींचते हुए ऐसे मिला दें तो ये हमारा वृत्त बना देगा। तो वृत्त कहीं ना कहीं आर्क से ही मिलकर बना हुआ है। आर्क ही है जो कंप्लीट करता है, एक ऐसा आर्क जो बंद आकृति का निर्माण करे, एक ऐसा चाप जो बंद आकृति का निर्माण कर दे, वो वृत्त में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी दूरी भी केंद्र से समान होगी हर बिंदु पे। ठीक है, तो ये हमारा चाप हो गया। अब चाप जो हो गया तो इसको आप समझ लीजिए कि एक शब्दावली आती है, भैया हमने चाप लगाया तो आर्क लगाया, तो उसको कहते क्या है? ठीक है, जैसे ये है, ये मान लिए इतना खींच दिए, ये हमारा क्या हो गया? चाप हो गया। ये हमारा क्या हो गया? चाप हो गया। उसका शेप हमेशा ऐसा होता है। गोला प्रकार को आप यूज करते होंगे कंपास को, एक तरफ सुई होती है, एक तरफ पेंसिल लगाइए, उसको जब ऐसे खींचेंगे तो जो हम ऐसे लगाते हैं वही हमारा क्या होता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। इसको हम लोग चाप से बोलते हैं। अब जैसे ये एक चाप हमारा है ए बी, तो इसको जब लिखना होगा इसको हम लोग लिखेंगे चाप ए बी या चाप ए बी। ये होता है सिंबल इसको दर्शाने का। जिस तरह कोण को दर्शाने का, रेखाखंड को दर्शाने का, रेखा किरण को दर्शाने का सिंबल होता है, वैसे चाप को दर्शाने का भी एक सिंबल होता है। ठीक है, बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, इसको लोग ध्यान देते नहीं है, लोग सीधे सवाल लगाने चले जाते हैं, और जब इस तरह की शब्दावलियां प्रयोग होती हैं तो उन्हें
क्वेश्चन को पकड़ने में बहुत समस्या होती है। हम इसीलिए बेसिक पे काम कर रहे हैं पहले, कि जब बेसिक पे हमारा सारा वीडियोस बन जाएगा, सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, तो फिर हम आ जाएंगे उसके एडवांस प्रॉपर्टीज पर, और उसके बाद इसकी हम न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा, वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। जाहिर सी बात है कि व्यास में, व्यास जो हमारा है वो त्रिज्या का कितना है, दोगुना। अगर त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, त्रिज्या में 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे व्यास के बराबर हो जाएगा। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, असंख्य। कितना व्यास खींच सकते हैं, असंख्य। कितनी जीवा खींच सकते हैं, असंख्य। ठीक, सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होगी, सभी व्यास की लंबाई समान होगी, सभी जीवा की लंबाई समान नहीं होगी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, वृत्त का जो घेरा होता है उसके परिमाप को, उसके चारों तरफ के जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं जीवा करता क्या है। ठीक है, जीवा का उपयोग पढ़ते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, सही बन गया है, ये हमारा एक वृत्त है। जीवा कहता है कि वृत्त पर किसी दो, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। अगर हम इसी को काट कर अलग कर लें, यहां से ये टुकड़ा काट कर अलग कर लें, तो क्या ये टुकड़ा हमको ऐसे नहीं दिखेगा, क्या ये टुकड़ा हमको ऐसे नहीं दिखेगा, ध्यान से देखिए, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो जीवा क्या करता है, जीवा वृत्त को 2 वृत्त खंडों में तोड़ता है। जीवा क्या करता है, वृत्त को 2 वृत्त खंडों में तोड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वृत्तखंड है ये वृत्तखंड है, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक, लघु वृत्तखंड। तो आप कह सकते हो कि चाप, अब देखो चाप हमको बताना है, हम कहें ये भी एक चाप है इधर से यहाँ तक, थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसको पॉइंट ए मान लिए, इसको पॉइंट बी मान लिए, और एक हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको भी ए मानते हैं, इसको भी, क्योंकि दोनों का पॉइंट कॉमन था, दोनों को हमने अलग किया है। जब मिला हुआ था तो दोनों पॉइंट एक ही था। ठीक है, इस पर आप एक ले लीजिए पी, इस पर आप ले लीजिए क्यू। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड जो है, इसका जो दीर्घ वृत्तखंड है, जो दीर्घ वृत्तखंड है वो चाप ए पी बी, चाप ए पी बी, चाप ए पी बी और जीवा ए बी, और जीवा ए बी, ठीक है ना, जीवा ए बी द्वारा घेरा गया जो आकृति है वो क्या है, दीर्घवृत्तखंड है। फिर से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जो ये बड़ा दीर्घवृत्तखंड है वो चाप ए पी बी, इस चाप से और जीवा ए बी से घेरा गया जो हिस्सा है वो दीर्घवृत्तखंड है। ठीक है, और लघु वृत्तखंड को आप देखिए, लघु वृत्तखंड चाप ए क्यू बी, चाप ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी और जीवा ए बी, और जीवा ए बी, इससे जो घेरा हुआ क्षेत्र है वो क्या है, लघु वृत्तखंड। आपसे कोई पूछे वृत्तखंड क्या होता है तो आप बोलोगे जीवा द्वारा वृत्त के 2 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इस तरह से जो लघु वृत्तखंड होगा, ठीक है, वो छोटा टुकड़ा होगा, दीर्घ वृत्तखंड नाम से लग रहा बड़ा टुकड़ा होगा, और वो एक चाप ए क्यू पी, एक चाप और एक जीवा से घेरी गई आकृति होती है, और दूसरा वाला भी एक चाप और उसी जीवा से घेरी गई आकृति होती है। ठीक है, अगर यहां पर हम ये कहें,
आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर आपने बताया था कि वृत्त की व्यास भी तो जीवा है, जाहिर सी बात है, तो ये जीवा भी यहाँ से होके जाएगी। व्यास कहाँ से होके जाता है? केंद्र से होके जाता है, बता चुके हैं। तो क्या ये दो टुकड़े में नहीं करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी दो टुकड़े में इसको काटेगा। और आप देखेंगे इस टुकड़े को अगर हम इसके ऊपर पलट कर रखेंगे तो ये पूरा पूरा ढक लेगा, क्योंकि ये जो है इक्वल हिस्से में दोनों को काट के अलग करता है। और व्यास वृत्त को अर्धवृत्त में काटता है। किसमें काटता है? अर्ध वृत्त में बांटता है। दोनों अर्धवृत्त यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो दोनों अर्धवृत्त निकलेंगे। जीवा जो है व्यास को छोड़ करके वो क्या करेगी? अलग अलग वृत्त खंडों का निर्माण करेगी। ये भी वृत्त खंड है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है अर्धवृत्त, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये भी वृत्त खंड 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 है, लेकिन इसको अर्धवृत्त करेंगे। तो व्यास क्या करता है? वो अर्धवृत्त में पार्टीशन करता है वृत्त का, और जीवा जो है वृत्त खंडों में, दीर्घ वृत्त खंडों और लघु वृत्त खंडों में वृत्त का पार्टीशन करती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है त्रिज्य खंड की, ठीक है। अब मान लीजिए, सॉरी, ये एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु लगा दिए, और बिंदु के बाद हमने इसको ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, दो त्रिज्याएं मैंने खींच दी, ठीक। बात समझिएगा, अभी मैंने इसको पढ़ा, देखिए दोनों हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ये भी दो बिंदु है, ए बी, ठीक है। ये हमारी जीवा है, ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। और ये हमारी क्या है? जीवा है। ये त्रिज्या है, ये जीवा है। बात समझ में आ रही है ना? ये जीवा है, ये त्रिज्या है। अब हम इसको यहाँ से काट के अलग करते हैं। इसको अलग करते हैं, जहां से जीवा थी इसको हम काट के अलग कर दिए, और हम इसको भी काट के अलग करते हैं, ठीक। ये पॉइंट ए बी है, ये भी पॉइंट ए बी रहा होगा, क्योंकि जब आपस में सटा था तो दोनों पॉइंट कॉमन थे। ये भी जब इसमें सटा था तो दोनों पॉइंट कॉमन थे, ठीक है। और ये त्रिज्या भी कॉमन थी। अब आप बात को ध्यान से सोचिए, जब जीवा से कोई वृत्त कट करके अलग होता है, जीवा से कोई वृत्त कट करके अलग होता है, तो क्या निर्माण करता है? वृत्त खंड का निर्माण करता है। और जब त्रिज्याओं द्वारा कोई वृत्त का टुकड़ा काट कर निकाला जाता है, तो ये निर्माण करता है त्रिज्य खंड का। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जीवा द्वारा कोई चीज काट कर वृत्त का टुकड़ा किया जाएगा, जीवा जो पार्टीशन करेगी वृत्त का, वो वृत्त खंडों में करेगी। और त्रिज्या द्वारा जब कोई हिसाब किताब काट के बाहर निकाला जाएगा वृत्त से, तो वो त्रिज्य खंड का नामकरण पड़ेगा, त्रिज्य खंड का काम करेगा। तो इसको बोलेंगे हम दीर्घ, जैसे वृत्त खंड में था दीर्घ त्रिज्य खंड, और इसका नाम पड़ जाएगा लघु त्रिज्य खंड, ठीक। आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, एक पॉइंट ले लिया Q। आप देखिए, चाप ए पी बी, चाप ए पी बी ये चाप है, और त्रिज्या ओ ए और ओ बी, त्रिज्या ओ ए ओ बी द्वारा घिरा जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। बात समझ में आ रही है ना? मैं दोहरा रहा हूं, कैसे देखिएगा कि चाप ए पी बी, चाप ए पी बी और त्रिज्या ओ ए और ओ बी, इसके बीच में जो घिरा हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। और चाप ए क्यू बी, चाप ए
क्यू बी और त्रिज्या ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी से जो घिरा हमारा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, सॉरी त्रिज्यखंड। बात समझ आ गई ना? ये चाप से और जीवा से घिरा हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड, इस चाप से और जीवा से घिरा हिस्सा लघु वृत्तखंड, इस चाप से और त्रिज्याओं से घिरा हिस्सा दीर्घ त्रिज्यखंड, और इस चाप से और इससे घिरा हिस्सा लघु त्रिज्यखंड। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट? चित्र को बनाते चलिएगा तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, देख करके साथ साथ आप भी बनाते चलिए कॉपी पेन में, तो ज्यादा अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने में आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे एक डायग्राम देखिए आप, इसमें पूछ रहा है कि वृत्त का केंद्र क्या है। वृत्त का केंद्र क्या है, तो जितना पढ़ाया गया उसके हिसाब से बता सकते हो कि वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र क्या है, वो है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे पास, 3 त्रिज्याओं का नाम बताइए। इसमें पूछ रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए। इस चित्र में 3 त्रिज्या का नाम बताइए। तो 3 त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या के बारे में बताया गया है केंद्र से कहां तक की दूरी, परिधि तक की दूरी, और परिधि कहां पे है, वृत्त की जो घेरा है वहां तक की दूरी। तो देखिए इसमें 3 त्रिज्या, केंद्र है ना, ये केंद्र, एक दूरी ये हो गई ओ बी, ओ डी और ओ सी। तो ये हमारी 3 क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, एक व्यास का नाम बताइए। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर गुजरे और वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटे। ठीक, तो कौन सी रेखा निकल रही है, आप देख रहे हैं, बी ओ सी निकल रही है ना। तो व्यास क्या हो गया, बी ओ सी, बी ओ सी, ये वृत्त को आधे आधे हिस्से में काट रही थी, ये क्या हो गया, हमारा व्यास हो गया। 2 जीवाओं के नाम लिखिए। इसका 2 जीवाओं के नाम। जीवा क्या होता है भाई, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो देखिए कहाँ कहाँ मिला रहा है, एक तो ए बी मिला रहा है, ये देखिए रेखाखंड ए बी क्या कर रहा है, परिधि पर स्थित ए बी बिंदु ए बी दोनों मिला रहा है ना आपस में, और सी डी मिला रहा है, सी डी मिला रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों जीवा हो गई। व्यास को भी जीवा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली व्यास अलग है, यहाँ पे जीवा ही अलग है। ठीक है, इसका नाम जीवा है। ठीक है, अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु कौन से हैं? आप देखिए वृत्त के परिधि के अंदर कौन सा बिंदु है, ई है, तो ये अंतः क्षेत्र का बिंदु हो गया। ठीक है, अंतः क्षेत्र का बिंदु हो गया। बाह्य क्षेत्र का बिंदु कौन सा है, यफ हो गया। कौन सा हो गया, यफ हो गया। परिधि पर स्थित बिंदु कौन सा है, एच और जी हो गया। ठीक है, और इसमें कोई एक अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त बताइए, 2 बन रहे हैं भाई, व्यास क्या करेगा, 2 अर्धवृत्त बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। आप समझ नहीं पाए, अगर सी ओ बी बी ओ सी व्यास है, तो ये जो दूरी है इतना यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या बनाया, अर्धवृत्त बनाया, और जो हिस्सा शेष बचा ये भी अर्धवृत्त बना। ठीक है, तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। इसी चित्र में अगर हम जीवा से अलग करना चाहें तो जीवा से नीचे का हिस्सा कर देंगे तो वृत्तखंड बन जाएगा, और ऊपर का पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड बन जाएगा। अगर इसी त्रिज्या से हम अलग कर दें काट के, तो जो ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा, ये हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो इस तरह से हमको ये सवाल पूछ सकता है कि जीवा का नाम बताइए। ये बेसिक सवाल है, इस तरह सवाल आते नहीं है, बस समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ।
अब बताइए आप, मैं कहूँ ये केंद्र है, इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं आप बता सकते हो? तो इसमें कितनी त्रिज्याएं हैं आप देखिए, केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र हमारा O है और कितने बिंदु मिल रहे हैं, एक ये बिंदु मिल रहा है परिधि पर, एक ये बिंदु मिल रहा है, एक ये बिंदु मिल रहा है, अर्थात ये जी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। कितनी त्रिज्या हो गई? 3 त्रिज्याएं हो गई। ठीक है, 3 त्रिज्याएं हो गई। आइए इसको देखिए, एक ये हमारा चित्र है, A B O C B। इसमें पहचान, इसमें त्रिज्या कौन कौन सी है, इसमें O से परिधि पर जाने वाली कौन कौन से रेखाएं हैं, या परिधि से होने वाली कौन कौन सी बिंदु है जो O से मिल रहे हैं। क्या A हमारा O से मिल रहा है? जी हाँ, A O से मिल रहा है, तो A O त्रिज्या है, O D त्रिज्या है और O C त्रिज्या है। जीवा क्या हो गई? A B हमारी क्या है? जीवा है। C D हमारी क्या है? व्यास है। क्लियर हो रहा है ना? हम इसीलिए अलग अलग चित्र बना रहे हैं जिस तरह से इसको आपको समझ में आ जाए। तो आज हम लोगों ने वृत्त का केंद्र, वृत्त की परिधि, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा और वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, इसको पढ़ा। वृत्त खंड किससे बनता है? जीवा द्वारा पार्टीशन होता है उसका। अर्धवृत्त किससे बनता है? व्यास द्वारा पार्टीशन होता है। त्रिज्य खंड किससे बनता है? त्रिज्या द्वारा उसका पार्टीशन होता है। ठीक है, लेकिन सभी में चाप का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक चीज और बता दें, त्रिज्य खंड, अर्धवृत्त और वृत्त खंड में बेसिक अंतर एक साथ बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है जो कमजोर बच्चे हैं। 3 वृत्त हम बनाए, एक बना रहे हैं, देखिए अगर हम जीवा खींचे यहाँ पर तो ये कट करके ऐसे निकल आएगा। अगर हम व्यास खींचे ऐसे तो ये कट करके ऐसे निकल आएगा। और अगर हम त्रिज्या खींचे ऐसे तो ये कट करके ऐसे निकल आएगा। यहाँ पर हमारा बनता है वृत्त खंड, यहाँ पर हमारा बनता है अर्धवृत्त और यहाँ पर हमारा बनता है त्रिज्य खंड। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब कभी भी जीवा और चाप द्वारा कोई घिरियाकृति प्राप्त हो, एक जीवा और चाप द्वारा घिरियाकृति हो, तो वो क्या बनाएगा? वृत्तखंड, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो लघु हो। ठीक, व्यास और चाप द्वारा जब कोई घिरी हुई आकृति आपको मिलेगी, इसके द्वारा व्यास, एक तो व्यास हो और दूसरा चाप हो, आर्क हो, तो उसके द्वारा जो हमको आकृति मिलेगी वो हमारी अर्धवृत्त कहलाएगी और 2 अर्धवृत्तों में इक्वल पार्ट में पार्टीशन करेगी। और त्रिज्यखंड में चाप और त्रिज्याओं द्वारा जब कोई आकृति पार्टीशन की जाएगी या घेरी हुई मिलेगी, चाप होगा और 2 त्रिज्याओं द्वारा। ठीक है, एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक जीवा घेर रही, चाप के अलावा कितना चाप है? एक चाप, एक जीवा से घेरी आकृति क्या बनाती है? वृत्तखंड बनाती है। सेम नीचे भी है, एक चाप और एक जीवा से। ठीक है, एक व्यास और एक चाप, इससे घिरी हुई आकृति क्या बनाती है? अर्धवृत्त बनाती है। क्या बनाती है? अर्धवृत्त बनाती है। एक चाप और 2 त्रिज्या से घिरी आकृति, 2 त्रिज्या से घिरी आकृति क्या बनाती है? त्रिज्यखंड। अब आप कहोगे सर चाप तो कॉमन है, एक चाप एक चाप एक चाप। भाई हाँ, चाप एक ही है, चाप एक ही है, चाप एक ही है। यहाँ पर जीवा भी एक है, व्यास भी एक है, देखिए एक ही व्यास है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या 2 है, एक त्रिज्या ये वाली है और एक त्रिज्या ये वाली है। तो त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरी आकृति बनती है। ऐसे आपको स्टेटमेंट देकर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दो राय नहीं। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से नहीं। बोलेगा वृत्तखंड का निर्माण एक चाप एक जीवा से होता है, अर्धवृत्त का निर्माण एक चाप और एक व्यास से होता है, त्रिज्यखंड का निर्माण एक चाप और 2 त्रिज्याओं से होता है, तो आप कहोगे तीनों सही है। ठीक है, ये हमारा आज का वृत्त की अवधारणा थी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसमें अगर किसी भी तरह का पूरे वीडियो में आपको डाउट हुआ हो
तो आप इसको कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।